पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में सियासी तकरार आज फिर सामने आई। हवाई सर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकुंडा में समीक्षा बैठक की, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। ममता ने बैठक के पहले अलग से 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। समीक्षा बैठक में ममता के न आने की वजह शुभेंदु अधिकारी का बैठक में शामिल होना कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कलाईकुंडा में समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं पहुंची। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हुई। दीघा के तूफान प्रभावित इलाके के दौरे पर चली गई। मनोज्ञा मेरी सहयोगी जुड़ रही है। मनोज्ञा, जिस बात की कयास सुबह से ही लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के चलते बैठक में शामिल नहीं होंगी और वो शामिल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो सियासी लड़ाई जो चुनाव से शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, और आने वाले दिनों में ये थमेगी भी नहीं। लेकिन आज जो हुआ है वो भी ऐतिहासिक है, जब तस्वीरें आई हैं कि प्रधानमंत्री, गवर्नर और केंद्रीय मंत्री सब बैठे हैं, वो भी बंगाल में ही, बंगाल की मुख्यमंत्री का इंतजार करते हुए। इसके साथ इससे पहले जो मीटिंग हुई है उड़ीसा में, उनकी तस्वीरें और बंगाल की तस्वीरों में राजनीति छलक कर जो आ रही है वो अपने आप में बयां करिए। ममता बनर्जी आई, उन्होंने 15 मिनट मुलाकात की, बैठक की, साथ में 1-on-1 मीटिंग करने के बाद कुछ कागज दिए। कागज में सारी डिमांड्स हैं राज्य सरकार की कि साइक्लोन यास के बाद जो तबाही हुई है उसकी डिटेल्स हैं, और उसके बाद वापस चली गई ये कहकर कि उन्हें दीघा जाना है और दीघा में उनका एक पहले से प्रोग्राम तय है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा इस पूरी जानकारी के लिए। और इस विवाद से पहले पीएम मोदी ने यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। हवाई जहाज के जरिए प्रधानमंत्री ने नुकसान का आकलन किया। 26 मई को आए तूफान यास ने बंगाल और ओडिशा में जमकर तबाही मचाई। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताउते तूफान के बाद उन्होंने गुजरात का दौरा किया था और अब यास तूफान के बाद वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। तूफान यास से जो प्रभावित इलाके हैं उसका ये हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आकलन कि कितना नुकसान हुआ है, राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हालांकि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी के वहां मौजूद होने के चलते उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बैठक के शुरू होने से पहले 15 मिनट प्रधानमंत्री के साथ अलग से बातचीत की और पूरा जो तूफान ने जो तबाही मचाई है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। अब आपको यास तूफान का पश्चिम बंगाल में असर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कई गांवों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें पूर्वी मिदनापुर के कोलिहाटा गांव की हैं, जहां तूफान के दौरान आई तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। तूफान तो चला गया, बारिश रुक गई, लेकिन अभी भी इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये पूर्वी मिदनापुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तूफान के चलते किस कदर पानी भर गया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशान हो रहे हैं, नाव का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। बंगाल और ओडिशा के बाद यास तूफान का असर बिहार में भी साफ साफ देखा जा सकता है। पटना के ज्यादातर इलाकों में कल से ही रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं, कई जगह गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जगह जगह पानी भरने की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पटना के कदम कुआं इलाके से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। देखिए फिर उधर जा रहे, देखिए आप गिरेंगे। अरे भाई सुनिए, गिरेंगे आप। उधर 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 गड्ढा है, इस तरफ देख रेख कर रहे हैं, उधर का अलग है। बड़ा पत्थर है, अगर गिर जाए, अचानक सा गिर जाए। ये पटना के पौष कदम कुआं इलाके के हालात है। चक्रवाती तूफान के कारण कल शाम से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। कदम कुआं ही नहीं, बारिश की वजह से पटना के कई इलाकों का यही हाल है। कदम कुआं इलाके में पानी इतना भर गया है कि रिक्शा तक नहीं चल पा रहा है। हालत ये है कि इस साइकिल सवार को भी अपनी साइकिल घसीट कर ले जानी पड़ रही है। किस जगह कैसा गड्ढा है किसी को नहीं पता। हालात को देखते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार खुद पानी में उतर गए और पटना के इस इलाके की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। तो देखेंगे हर जगह गड्ढा खोदा हुआ है और ये पिछले 3 महीने से गड्ढा खोदा जा रहा है। अब देखिए इस महिला को कितना संभल के चल रही है, ताकि इस गड्ढे का कोई पता नहीं है किधर है पानी, किधर है गड्ढा भरा हुआ है। वो रिक्शा वाला आ रहा है, संभल के आ रहा है।
ये आपको हम दिखा रहे हैं कदम कुआं इलाका, जो काफ़ी पॉश इलाका है। अब ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी की स्थिति क्या है। 4 पहिए की गाड़ी है, उधर से आ रही थी और अचानक ये जो ड्राइवर है वो हमें बताएगा क्या घटना हुई। आपकी गाड़ी तो टूट गई, कैसे गड्ढे में गिर गई? गड्ढे में गिर गया सर, पानी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप देखिए अभी सामने में ये साइकिल वाला बेचारे, इसको पता भी नहीं है कहाँ गड्ढा है। ये देखिए निकलने के बाद बार बार गिर रहा है। आप यही के रहने वाले हैं क्या? हेलो, यही के रहने वाले आप हैं? यही के हैं आप? अच्छा, क्या हुआ यहाँ? कहाँ से आ रहे थे अभी आप? हाँ, तो ये गड्ढा कब से खुदा हुआ है? गड्ढा तो बहुत दिन से, होली के ही टाइम से है। अच्छा, खोद के छोड़ दिया, बना ही नहीं रहा है। हाँ आगे तक गड्ढा है, हाँ, वो साइड भी और ये साइड भी। अच्छा, तो आप बच गए अभी? हाँ, बच गए मरते मरते। ये देखिए, इनकी आवाज़ में देखिए कि मरते मरते बच गए। लेकिन ये आवाज़ हमारे अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगी, पीएमसी के अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तूफान आने वाला है। बावजूद इसके अब बिजली देखिए, अभी आवाज़ आई ट्रांसफार्मर के जलने की, वहाँ से कुछ स्पार्क किया है। हाँ बताइए, आप क्या बता रहे थे, कैसे गाड़ी आपकी? गाड़ी मेरी, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ बैनर वैनर कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ बैनर वगैरह रहना चाहिए, कहने का मतलब कि हाँ कि यहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा है। गड्ढा है, जो आदमी को पता चले। अनजान व्यक्ति तो नहीं, हम तो यहाँ के लिए अनजान हैं। NIT से आ रहे थे और इधर से घुसे हैं, कहने का मतलब यहाँ फंस गए हैं और इसमें मेरी जान भी जा सकती है, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। और पैसेंजर चाहे माने कोई भी व्यक्ति रहे, पैसेंजर आप ही बताइए, आप क्या देख रहे हैं बताइए? देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं कि गड्ढा में बेचारा फंस गया। यहाँ के लोकल फंस रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यहाँ पे गड्ढा है। कुछ बैनर वगैरह रहता तब ना मैं नहीं पता चलता। तो इसी तरह से आप भी फंस गए? इसी तरह हम भी फंस गए हैं भैया। बारिश और जल जमाव की वजह से स्कूटर वाले का स्कूटर गड्ढे में गिर गया। प्रकाश कुमार और वहां मौजूद लोगों ने इस स्कूटर को गड्ढे से निकालने में मदद की। इसके बाद इसी रोड पर प्रकाश आगे बढ़ गए और दूसरे बाइक सवारों से बात की। आप आराम से जाइए, आगे में गड्ढा है, थोड़ा ठीक से देखिए, गाड़ी गिर गई है। कोई और दूसरा रूट नहीं है इधर से जाने का? है दूसरा तो मोहल्ले के हैं, जान रहे हैं, लेकिन किनारे कितना सही बात है। कितना लोग फंसेगा इसमें? हाँ। एक दो में कितना लोग फंसेगा? देखिए अभी आप गिरे हैं तो आराम से जाइए, इतनी स्पीड में आप निकल रहे हैं। अभी आप ही की गाड़ी गिरी है ना, तो ठीक से जाइए, देख लीजिए कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। क्या स्थिति थी, आप कैसे गिर गए वहाँ पर? वो गड्ढा में जैसे ही गाड़ी ऐसे नीचे गिरा है ना, तो वैसे ही गड्ढा में गिर गया। जैसे वो रास्ता में मुड़ाना चाह रहे थे। ऐसा है कि नगर निगम की लापरवाही से सबकी होती है, और क्या बोले हम लोग। आप लोग ठीक से जाइए, किनारे से जाइए। उस देखिए, फिर उधर जा रहे हैं, देखिए आप गिरेंगे। अरे भाई सुनिए, गिरेंगे आप। उधर गड्ढा है, 2 लोग गिर चुके हैं। पटना के सबसे पॉश माने जाने वाले इलाके की सड़कों का ये हाल है तो आप बाकी इलाकों का अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां तो गड्ढे में गिर ही रही हैं, पैदल चलने वाले लोग भी काफी परेशान दिखे। स्थिति है, देखिए रही है, चमर खोल खोल के जहाँ तहाँ छोड़ रही है। अब आगे वाला रोड में है जो 4-5 आदमी गिर गया, वहाँ तो में स्तर नहीं रहता। अगर सील पर तो आदमी तो डूबिए के मर जाता। इतना स्थिति खराब है कि क्या बोले सर। हम तो अपना रोजगारी में काम पर नहीं जाएंगे तो बाल बच्चा के कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। गरीब का जीवन तो वैसा ही चलते रहता है भाई। यास चक्रवाती तूफान के कारण पटना में कल से लगातार हो रही बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। अगर बिहार में बंगाल या ओडिशा के जितनी तीव्रता का तूफान आता तो क्या हाल होता, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी यास तूफान ने काफी तबाही मचाई है। राजधानी रांची में तो एक पुल तक ध्वस्त हो गया। इसके अलावा रामगढ़, दुमका और जमशेदपुर जैसी जगहों पर भी काफी नुकसान हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची का ये पुल यास तूफान की भेंट चढ़ गया। रांची के तमाड़ में तूफान और बारिश की वजह से कांची नदी में अचानक काफी पानी आ जाने की वजह से पुल धंस गया। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया ये पुल कांची नदी के ऊपर है। अच्छी बात ये रही कि पुल जब गिरा तो कोई उसके ऊपर से गुजर नहीं रहा था। ये पुल 2019 में आम लोगों के लिए खोला गया था, जो 2 साल के अंदर ही गिर गया। पुल के गिरने से बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और राहे के सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है।
ग्रामीणों के मुताबिक पुल निर्माण के दौरान छड़ सीमेंट वगैरह में अनियमितता बढ़ती गई थी। इस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। खास बात यह है कि इस पुल का विधिवत उद्घाटन आज तक नहीं हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस इलाके में नियमित रूप से रेत का अवैध खनन भी इस पुल के ध्वस्त होने की बड़ी वजह है। ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायतें मिली हैं कि कहीं पे पुल के समीप ही लोग बालू खनन करने लगते हैं, तो इस संबंध में निश्चित तौर से स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से हम बात करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ है उसको तुरंत और तत्काल सारी चीज़ों को बंद करवाया जाए। रांची की तरह रामगढ़ जिले में भी चक्रवाती तूफान यास का काफी असर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश ने जिले को पानी पानी कर दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं। मतलब ये इस जल जमाव से काफी क्षति पहुंच रही है। टेम्पो का क्या हाल हो गया है। कई जगह खेत में लगी फसल डूब गई है। यहाँ पर दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है। राजरप्पा मंदिर की कई दुकानें जलमग्न हो गई हैं। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पुलिस टीम दामोदर नदी के किनारे लोगों को हटाने की अपील करती हुई भी दिखी। काफी बारिश हुआ और इससे क्षेत्र में अस्त व्यस्त हो गया, साथ ही पेड़ पौधे, किसानों का फल सब्जी सब बर्बाद हो गया। साथ ही नदी नाला भी पूरा उफान पर है। गली मोहल्ला जितना है ना, वो तालाब जैसा एकदम माहौल बन गया है। पूरा गली पूरा पानी से भर गया है। कहीं रास्ता में जाए तो पानी भर गया है। बगल में कहीं भी तालाब नदी है तो भर के तूफान का रूप ले लिया है। ये तस्वीरें दुमका की हैं। राजस्थान के संथाल परगना में भी यास तूफान ने जाते जाते अपना कहर मचा दिया। बंगाल से सटे साहिबगंज जिले में रात भर हुई बारिश से जिले का निचला इलाका पानी से भर गया। पहाड़ों से उतरने वाले पानी ने निचले इलाके के जिब्राबाड़ी रिफ्यूजी कॉलोनी के साथ कई रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी अंदर घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अकस्मात बहुत तेज गति से पानी आया है। कुछ सफाई की कमी थी, जिस नालों की सफाई नहीं हो रही। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी वजह से ड्रेनेज को रास्ता नहीं मिला, जो कि कुछ पानी जो है हैवी होके कुछ कॉलोनियों में घुसा है। झारखंड में जमशेदपुर समेत और भी कई इलाकों में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। उम्मीद की जा रही है कि तूफान कमजोर पड़ने के बाद अब हालात जल्दी सुधरेंगे। कोरोना महामारी से निपटने में देश की सभी एजेंसियां अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इन्हीं में एक है वायुसेना। कोरोना महामारी के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना के एयरक्राफ्ट लगातार देश विदेश के लिए उड़ान भर रहे हैं। उनके मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नॉन स्टॉप ऑक्सीजन कंटेनर्स विदेशों से भारत ला रहे हैं। देखिए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, तब भारतीय वायुसेना ने बीड़ा उठाया। और भारतीय वायुसेना ने बीड़ा किस तरह से उठाया कि विदेशों से, यानी कि मित्र देशों के से जो बड़े बड़े क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर से, कंटेनर से, उनको लाया गया। पिछले करीब 1-1.5 महीने से, जब से ये कोरोना महामारी देश में फैली है, तब से भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, चाहे C-17 ग्लोब मास्टर हो या फिर C-130J हो, वो सभी लगातार उड़ान भर रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ये माहौल किसी युद्ध की तैयारी से कम नहीं है। पिछले 1.5 महीने में कोविड के खिलाफ वायुसेना के एयरक्राफ्ट करीब 3000 घंटों से भी ज्यादा की उड़ानें भर चुके हैं। वायुसेना के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में विदेशों से मदद के तौर पर करीब 1500 उड़ान भर चुके हैं और 800 ऑक्सीजन कंटेनर्स को देश विदेश में एक जगह से दूसरी जगह ले जा चुके हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम राजधानी के करीब हिंडन एयर बेस में है, जहां पर एक ऐसा ही ऑपरेशन हो रहा है, जहां पर क्रायोजेनिक जो कंटेनर्स हैं, जो ये भारतीय वायुसेना लेकर आई है, विदेश से लेकर आई है, मित्र देश से, उसको लोड किया जा रहा है। और उसके बाद अब इस कंटेनर को यहाँ से जो है वो ले जाया जा रहा है पानागढ़ के लिए, क्योंकि पानागढ़ में ही सारे जितने भी टैंकर्स हैं विदेश से आ रहे हैं वो सब जाते हैं और वहाँ से फिर वो फिलिंग होकर
जो नियरेस्ट ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ से देश में जाते हैं। तो इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है वायुसेना की तरफ से, उसके मुताबिक इस पूरे 1-1.5 महीने में करीब 3000 घंटों की फ्लाइंग जो है भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो कर चुके हैं। और जो वायुसेना के मुताबिक करीब 1600 से भी ज़्यादा जो सॉर्टीज़ हैं, यानी कि जो उड़ान है, वो भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो कर चुके हैं। देखिए ये बड़े बड़े क्रायोजेनिक टैंकर्स, क्योंकि ऑक्सीजन देश में बन रही थी, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन था, लेकिन उनको लेने और ले जाने के लिए कंटेनर्स नहीं थे, टैंक्स नहीं थे। तो ये बीड़ा उठाया भारतीय वायुसेना ने और इन टैंक्स को विदेशों से लेकर आए, जैसे कि लिखा हुआ भी है क्रायोजेनिक टैंक्स हैं ये। और इन सबको, और दूसरा ये भी है कि हालांकि जो वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भरे हुए जो कंटेनर्स हैं वो नहीं ले जा सकते हैं सुरक्षा के कारणों से, लेकिन इनकी आवाजाही से कि वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट से एक बेस से दूसरी बेस पर कंटेनर्स ले जा सके, उससे क्या हुआ, समय जो है कम हुआ। वायुसेना के मुताबिक पिछले 5 हफ्तों से वायुसेना के IL-76 एयरक्राफ्ट हो या फिर C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए सिंगापुर, बैंकॉक, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे मित्र देशों से बड़ी क्षमता के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे मेडिकल उपकरण जैसी मदद लेकर भारत आ रही है। इस वक्त हम भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर में हैं। ये C-17 ग्लोबमास्टर और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इसी तरह से अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, सॉर्टीज कर रहे हैं। और ये देखिए बड़े बड़े जो टैंक्स हैं, कंटेनर्स हैं, ये विदेश से लेकर आए हैं ये सब कंटेनर्स को, क्योंकि भारत में इन कंटेनर्स की कमी थी, तो इसीलिए ये बीड़ा दिया गया, बीड़ा उठाया खुद भारतीय वायुसेना ने कि वो इन बड़े बड़े टैंक्स को, कंटेनर्स को लेकर आएगी। ये देखिए इतना बड़ा ये C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट है, दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। 1, 2, 3 और 4 इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं, 4 कंटेनर्स इस C-17 एयरक्राफ्ट में आ सकते हैं। ये सब लेकर आए हैं, चाहे फिर वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो यानी बैंकॉक हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, इन सब देशों से ये लेकर आए हैं और उसके बाद फिर इनको देश के अलग अलग एयरबेस पर भेज दिया जाता है। वायुसेना के इन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए विदेशों से नॉन स्टॉप ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए इन जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। ये जवान पिछले 1.5 महीने से लगातार देश सेवा में जुटे हैं। पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी और ऑक्सीजन जो था जरूरत थी, एक संजीवनी बूटी की जरूरत थी, तो भारतीय वायुसेना ने इस चैलेंज को किस तरह से पूरा किया। मॉडर्न जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है C-130, उनकी जो पहुंच है और वो जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं उसकी वजह से कभी भी ऐसी कोई आपदा होती है तो एयरफोर्स सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। इस टाइम 2 काम हैं, एक तो हिंदुस्तान के अंदर विद इन इंडिया जो मेरे को ऑक्सीजन ट्रक्स लेके जाने हैं, वो अपना वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे वो लिक्विड ऑक्सीजन भरते हैं, फिर वो ड्राइव करते हैं हॉस्पिटल्स तक, और जैसे ही हॉस्पिटल में वो अपना डाउनलोड करते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद वो तुरंत नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आते हैं जहाँ पे हमारा C-17 या फिर अदर बाकी भी हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहते हैं। ये टास्क हैंडल करने के लिए ट्रेन तो थे हम, बट कभी टेस्टेड नहीं थे। ये दिस वर एक्चुअल टेस्टेड टाइम्स थी। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पिछले कुछ दिनों से लगातार बेहतर हो रही है। वायुसेना के इस प्रयास को ABP न्यूज का सलाम। जो हमें जानकारी मिली है पिछले 1.5 महीने में करीब 3000 से भी ज़्यादा घंटों की फ्लाइंग की है और बड़ी तादाद में जो स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, वो सब इनमें दिन रात लगे रहे, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की जो कमी है थी वो लगभग पूरी हो गई है। अब अभी कोई केस सुनने में आता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनर्स को भारतीय वायुसेना ठीक समय पर देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कामयाब रही। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत महान नहीं बल्कि बदनाम है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा, जवाब मांगने पर सरकार FIR दर्ज करा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान। छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को।
और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली, कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं, और आज कह रहे ग्लोबल टेंडर निकालो, वैक्सीन लाओ,